Hello students, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself Birendra Yadav and I welcome you all for today's discussion. स्टूडेंट आप सभी लोगों का यूपीएससी विद्यालय में स्वागत है। मैं वीरेंद्र यादव आप सभी लोगों को आज की क्लास में आमंत्रण करता हूं। स्टूडेंट्स आप अगर आज का क्लास का टॉपिक देखें 150 डे स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2। स्टूडेंट्स काफ़ी समय से मैं यूपीएससी के बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं और जब एग्ज़ाम में सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम की बात जब आती है तो मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को पेपर 2 काफ़ी टफ लगता है। तो स्टूडेंट्स मैंने सोचा कि अभी एग्ज़ाम में लगभग 150 डेज बचे हुए हैं। नोटिफिकेशन आपको पता ही होगा मार्च में आने वाला है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा, तो लगभग आप समझ सकते हैं 5 महीने का समय है। 150 दिन है हमारे पास। तो मैंने सोचा कि 150 दिनों में काफ़ी बच्चों का पर्सनल मैसेज भी आया था कि सब पेपर 2 के बारे में बताइए क्या किया जाए। तो आज ये पूरे क्लास में हम यही चीज़ डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ स्टूडेंट्स। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो अगर आप रिपीटर हैं या न्यू कमर हैं, सबसे बड़ी मुख्य चीज़ जो है तैयारी में मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्स हार्ड नहीं है, है ना, पर आपको प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करना है। अपने समय को, अपने एफर्ट को सही जगह लगाना है। पहले सही समझ लेना है पहले एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है और फिर सही मेहनत करना है। वैसे पढ़ने का तो कोई एंड है नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी आपको ऐसा कभी फीलिंग थोड़ी आएगी कि हाँ अब तू तैयार हो चुका है। तो ये बहुत ओपन एंडेड है, आपको पता नहीं, आप पढ़ते जाएंगे तो नॉलेज की कोई कमी तो है नहीं, पढ़ते जाइए। पर एग्जाम क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स मैं अगर आपको मुख्य 2 चीज़ों की बात बताऊं ना, तो एक होता है एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना और दूसरा होता है सही जगह पे सही टाइम को यूटिलाइज करना और सही जगह पे एफर्ट लगाना। ये चीज़ अगर आपने कर लिया स्टूडेंट्स तो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो आइए सबसे पहले एग्जाम के रिक्वायरमेंट को एक बार समझ लेते हैं, है ना। फिर आपको पता चल जाएगा कि टाइम और एफर्ट कहाँ लगाना है और कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम में जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सारे लोग एग्जाम्स को क्रैक करने में लगे हैं, सीट्स बहुत कम हैं, सबसे आगे कौन होगा? इसकी स्ट्रैटेजी सही है और सही एफर्ट लगाया है इस बच्चे ने, है ना। तो सब कुछ सही करने का ही ये पूरा गेम है स्टूडेंट्स। मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम हार्ड नहीं है, हमें सही चीज समझने की जरूरत है। अगर सही चीज समझ लिया तो चीजें आपकी 90% चीजें आसान ऐसी ही हो जाएंगी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए स्टूडेंट, पेपर 2 का मैंने सिलेबस निकाला हुआ है, आपको बहुत ही ब्रीफली बता दूं तो देखिए आपका जो पेपर का मार्किंग पैटर्न है, ऐसे जो है ऐसे 80 मार्क्स का होगा। आपके रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स 20 मार्क्स का होगा और उसके बाद आपका आर्ग्यूमेंट्स होगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स आपके होंगे 40 मार्क्स के। तो ये तीनों कितने हो गए? 80, 100, 140 मार्क्स आपके। आप समझ सकते हैं इसमें आपको आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट्स और ऐसे ये 3 जो एरिया हैं आपको 140 मार्क्स दे देगा। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए 140 मार्क्स में सिलेबस में क्या दिया गया एक बार जरा देख लेते हैं। ऐसे में दिया गया है कि ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में लिखना है, हिंदी या फिर इंग्लिश में, 80 मार्क का होगा। अब यहां पे सिलेबस दिया नहीं गया है, सिर्फ केवल इंडिकेटिव टॉपिक्स कहा गया है। इंडिकेटिव टॉपिक, तो इंडिकेटिव टॉपिक मतलब क्या है? एक बस आपको एक रफ आइडिया दे दिया गया है कि आप यहां से ऐसे आएगा, पर वो ऐसा नहीं कहा गया कि ये इसमें से ही आएगा, वो केवल इंडिकेशन दिया गया है कि इन सब एरिया से पूछा जाएगा। पर अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो इंडिकेटिव टॉपिक्स दिया है इसके बाहर से भी चीजें पूछी गई है। इंडिकेटिव टॉपिक्स में क्या कहा गया है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाएगा, फ्रीडम स्ट्रगल से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इश्यूज, बस इतना ही बोला गया है। तो अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अब फ्रीडम स्ट्रगल में आप देखेंगे तो पिछली बार पूछा गया था कि ट्राइबल्स लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है ब्रिटिश राज से लड़ने में, ऐसा सवाल आ गया था। फिर एक ऐसे का टॉपिक आया था कि ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजटिंग, है कि नहीं। तो इकोनॉमी बस यहां पे दिया इंडिकेटिव पर, टॉपिक पूछा कैसा क्या है देखिए आप, ग्लोबल पीस, ग्लोबल एंगल से, फिर नेशनल डिफेंस बजट को कनेक्ट करके दिखाना है आपको। तो ये केवल इंडिकेटिव टॉपिक्स है, ये मत सोचिए कि जो यहां दिया गया उतना ही पढ़ लिया हो गया मेरा, ऐसा नहीं है। आपको करंट अफेयर्स देखना चाहिए,
करंट अफेयर्स पढ़ते रहना चाहिए, पूरे साल का करंट अफेयर्स बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। तो और करंट अफेयर से टॉपिक पकड़ना चाहिए कि पिछली बार एग्जाम में ये टॉपिक पूछा था, इस बार ये मुद्दा काफी चर्चित लग रहा है, यहां से कुछ आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, पिछली बार ट्राइबल के ऊपर बहुत जोर था, है ना। हमारे देश में लेटली प्रेसिडेंट जो हैं वो भी ट्राइबल समाज से हैं, है ना। दूसरी बात, अगर आप नॉर्थ ईस्ट का देखेंगे, बीच में मणिपुर इश्यूज बहुत हाईलाइटेड मुद्दा था, है ना। गवर्नमेंट भी ट्राइबल उद्धार के लिए बहुत कुछ करना चाह रही है ना। तो क्या है स्टूडेंट्स, वो एक जो थीम होता है हर साल का, वो हमें पकड़ना आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं अपने दिमाग से एक एग्जाम का मैंने 8-9 साल पैटर्न समझा है, तो मैं अपना दिमाग लगाकर समझ जाता हूं कि भाई शायद यहां से कुछ आएगा, और उसी वजह से पिछली बार हमने 3-4 टॉपिक्स पकड़ लिए थे एग्जाम में। तो एक बार स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, 140 मार्क्स का ऐसे है, रिपोर्ट्स है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मैंने आपको एक ब्रीफली बता दिया कि भाई सिलेबस में जो दिया है वो केवल इंडिकेटिव है ना। पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन दोनों पढ़ना है ना। जो इंडिकेटिव टॉपिक्स दिया है ये एरिया तो प्रिपेयर करना ही है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इश्यूज, ये तो पढ़ना ही है। प्लस करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छी नजर आपको बना के रखना चाहिए। मैं देखता हूं बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है ना। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। वो मैगजीन के भरोसे मत रहिए। मैगजीन, कोई भी मैगजीन मैं आपको बता रहा हूं, कोई ना कोई स्टूडेंट बैठ के ही बनाता है ना। कोई टीचर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो मैगजीन बनाता रहेगा बैठ के, है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि न्यूज़पेपर का आदत होना ही चाहिए बच्चे को। आपको पास करना है, ठीक है, तो आपका एफर्ट लगना चाहिए एग्जाम में। या फिर जैसे मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो मैं जो टॉपिक दे रहा हूं कम से कम उसको तो देख के जाइए, फायदा मिलेगा आपको। पहली चीज स्टूडेंट्स, ऐसे रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स 140 मार्क्स का है। ये तीनों का जो एरिया को आप प्रिपरेशन करोगे ना, कंबाइंड करना है प्रिपरेशन तीनों की। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये अगर आप लास्ट ईयर आर्ग्यूमेंट का टॉपिक देखेंगे, हाउस होल्ड वर्क इज एन अनपेड लेबर। अब वो इकोनॉमी का टॉपिक है ये, पर पूछा गया आर्ग्यूमेंट्स में, है ना। इकोनॉमी में भी स्टैटिक पोर्शन का वो पार्ट है ना। तो ये 140 मार्क का जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना, तो बहुत होलिस्टिक प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कैसे? जो एक इंडिकेटिव टॉपिक्स दिया ये तो आपको पढ़ना ही है, और जो पेपर 1 का जो पूरा स्टैटिक सिलेबस है, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। वो आपको बेस देगा, वहां से बेस बनेगा आपका। प्लस करंट अफेयर्स उसको जब आप लिंक करेंगे, तो आप ऐसे रिपोर्ट्स, आर्ग्यूमेंट तीनों ही एरिया में बहुत अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो एक बार इसको स्टूडेंट समझने के लिए, और इन तीनों की जो तैयारी ना स्टूडेंट्स कंबाइंड होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। अलग अलग पेपर 1 पेपर 2 अलग से प्रिपरेशन नहीं होगा। तो आप अगर 150 दिन अभी क्या करना है उस पर बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको एक बता दिया कि सिलेबस क्या है ना। सिलेबस क्या है, कहां से पूछ रहा है यूपीएससी, क्या वेटेज है, वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अभी एक बार स्टूडेंट 150 दिन क्या करना है वो करने से पहले एक बार मैं यहां पे आपको लास्ट ईयर का पेपर भी एक बार देख लेते हैं। इससे मैं आपको बता दूंगा कि कहां से पूछा जा रहा है। पीछे पहली बार देखिए टॉपिक देखते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, इंडिकेटिव टॉपिक्स। अब देखिए टॉपिक कैसा पूछा गया है पिछली बार देखिए क्या पूछा गया है। डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। मेरे ख्याल में दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं भी दिख रहा है तो एक बार, ठीक है। पहला टॉपिक है डिजिटल इकोनॉमी, एक सेकंड, अब दिख रहा होगा ना, ठीक है। अब मेरे ख्याल में बिल्कुल दिख रहा होगा। देखिए, डिजिटल इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, पहला टॉपिक ये आया था। अब इकोनॉमी के बारे में इंडिकेटिव टॉपिक है, तो टॉपिक क्या है एग्जाम में? डिजिटल इकोनॉमी। आपको पता ही है लेटली यूपीआई हो गया, सरकार डिजिटाइजेशन की तरफ इंडिया बहुत बढ़ रहा है। तो न्यूज में हमेशा रहता है, आपको पता ही होगा कि न्यूज में कल पिछली बार से अभी रेगुलर न्यूज में क्या चलता रहता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो न्यूज में क्या चल रहा है? डिजिटल अरेस्ट,
डिजिटल फ्रॉड बहुत काफी चल रहा है, साइबर फ्रॉड वगैरह बहुत चल रहा है ना। और सरकार लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून भी बना रही है डिजिटली उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपको पता होगा, और अभी लेटली गिग वर्कर्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत फ्लरिश हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि डिजिटल इकोनॉमी में आएगा या नहीं आएगा? इंडिकेटेड टॉपिक्स में तो केवल इकोनॉमी कहा गया है, पर पूछा क्या गया है? डिजिटल इकोनॉमी। तो आपको पता चल जाएगा स्टैटिक प्लस, एक तो स्टैटिक इकोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए, प्लस करंट अफेयर्स का भी बहुत बढ़िया पकड़ आपके पास होना चाहिए। नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ऐसा टॉपिक पूछ भी लेगा इस बार, है ना। पर हमने अगर देखेंगे, आपने पिछली बार मैंने टॉपिक बनाया था गिग इकोनॉमी, मैंने गिग इकोनॉमी पे एक टॉपिक बनाया था, पर पूछ क्या लिया? डिजिटल इकोनॉमी, है ना। तो अगर आपने गिग इकोनॉमी के बारे में पढ़ा होगा तो इसको आप लिख सकते थे बढ़िया, ठीक है। आइए, ग्लोबल पीस नेशनल डिफेंस बजटिंग, ये टॉपिक देखिए, ग्लोबल पीस नेशनल डिफेंस बजटिंग। हमने टॉपिक बनाया था व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, है ना। यूएन रिफॉर्म के बारे में हमने खूब सारा कुछ पढ़ाया था, तो ये देखेंगे तो रिलेटेड टॉपिक था। फिर आया है ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बोला है, पर यहां पे देखिए क्योंकि ट्राइबल मुद्दे न्यूज में बहुत थे, तो वहां से वो थीम को पकड़ के स्टैटिक से पूछा हुआ है। तो ऐसे अभी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपको पता ही होना चाहिए क्लाइमेट चेंज पे तो बहुत कुछ हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो न्यूज बनाई है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब तो न्यूज में रहता ही है। तो ये भी बहुत अच्छे, ऐसे अगर आप, मैंने भी बोला था, मैंने टॉपिक बनाया था पिछली बारी कि मैंने ये बनाया था कि फॉरेस्ट आर आवर रियल वेल्थ, मैंने एक टॉपिक बनाया था। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूछा है। तो ट्राइबल कल्चर्स इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब ये देखिए ये भी ट्राइबल के थीम्स पे ही पूछा गया, है ना। क्लासिकल लिटरेचर हमेशा न्यूज में रहता है, तो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट पूछा था। हाउस वर्क इज एन अनपेड लेबर, ये इकोनॉमी का स्टैटिक एंगल से पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट, अगर आप पेपर 2 में अच्छा करना चाह रहे हैं, जिसमें अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट एंड एसे में 140 मार्क्स, देखिए ये 140 मार्क्स अगर आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं इस एरिया में, तो पहले तो स्टैटिक सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़िए, प्लस करंट अफेयर्स को लिंक करना या करंट अफेयर भी साथ में अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप सही टॉपिक प्रिपेयर करके नहीं जाओगे करंट अफेयर से, तो लिख नहीं पाओगे। और वैसे भी अगर स्टैटिक भी पूछता है तो ऐसे में करंट अफेयर्स का भी एंगल बताने आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको यह बताया कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स कैसे बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगले 150 डेज आपको समझना। आपको स्टूडेंट करंट अफेयर्स पिछला जो एग्जाम हुआ था 2024 का, जिस मंथ में हुआ था, उसके बाद से लेके अगला जो एग्जाम होगा तभी तक का करंट अफेयर्स बिल्कुल, मेरे ख्याल में एक अच्छे स्टूडेंट को 15 मंथ का करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आप बहुत सीरियस हैं 2025 के लिए, 15 मंथ का करंट अफेयर्स बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए क्या क्या हुआ है, मुख्य मुद्दे पता होना चाहिए। तो आपका वो एग्जाम वाला दिन बहुत आरामदेह दिन होगा, आपको बस केवल जाके लिख के आना होगा, मैं बता रहा हूं। अगर आपने अभी से मेहनत किया है तो उस दिन बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो स्टूडेंट, ये मैंने पेपर इसलिए लाया था दिखाने के लिए कि हमने क्या किया था, एग्जाम में क्या पूछा जाता है और कैसे प्रिपेयर करना है। स्टैटिक सिलेबस जितना भी आपका एनसीईआरटी है, हर एक सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से पढ़ना है और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना है। अब आते हैं स्टूडेंट कि अगले 150 दिन हमें करना क्या चाहिए, अगले 150 दिन क्या करना चाहिए, नेक्स्ट 150 डेज हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। पहले तो मैं ये आपसे कह दूं, पहले एक मान लेते हैं आप एक रिपीटर कैंडिडेट हैं, आप इसके पहले भी यूपीएससी का सीएपीएफ एग्जाम दे चुके हैं और इस बार भी आप देना चाह रहे हैं, किसी कारणवश नहीं हो पाया, इंटरव्यू कॉल नहीं आई है, तो रिपीटर जो बच्चे हैं उनको भी क्या करना चाहिए, मैं एक बार पहले बता देता हूँ, फिर मैं न्यू कमर्स के लिए बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपने सब पढ़ रखा है, आपकी तैयारी अच्छी हो रखी है, हो सकता है पेपर 1 इस बार अच्छा नहीं गया होगा, पर मैं बता रहा हूँ थोड़ा लक का गेम भी है पेपर 1 में, मैं मानता हूँ, पर पेपर 2 में मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है ना।
करंट अफेयर से सही टॉपिक पे पकड़ के उसको तैयार करके रखना बहुत जरूरी है। अगर आप रिपीटर कैंडिडेट हैं, सारी तैयारी हो गई है, तभी भी मैं कहूंगा 15 मंथ का बढ़िया करंट अफेयर्स निकाल के, या जो टॉपिक मैंने ग्रुप में दे रखे हैं उन टॉपिक में कम से कम ऐसे तो लिख के रखिए अपना। आपके पास अगर 5 मंथ है, 100 टॉपिक्स पे बढ़िया, जो आपको लगता है मोस्ट लाइकली ये बहुत करंट अच्छा थीम है, इसमें से कुछ आएगा ही आएगा। जैसे समझ के चलते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट पे आप देख लीजिए पेपर उठा के, हर साल पूछ रहा है। क्लाइमेट फॉरेस्ट के ऊपर एक टॉपिक है ही है, तो ये टॉपिक के ऊपर तो तैयारी कर ही। वो मैं पहले ना 140 जो मार्क्स हैं उसके लिए बता रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट, ऐसे एंड रिपोर्ट्स, इसके लिए बता रहा हूँ। पहले यहां पे ध्यान लीजिए, 100 टॉपिक आपको ऐसे, आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट के कंबाइंड लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए अगले 5 महीने में। मिनिमम 100 टॉपिक मैं कह रहा हूं जो मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड है। जब आप लिखते हो ना तो कंटेंट भी ध्यान दिमाग में आ जाता है, और आप जब लिखते हो तो इंट्रो अच्छा नहीं बन पाया, कंक्लूजन नहीं अच्छा बन पाया, टाइम में फिनिश नहीं कर पाया, ज़्यादा डायमेंशन ऐड नहीं कर पाया, इन सबकी प्रैक्टिस हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस अभी कर लोगे ना, एग्जाम में बहुत इजी जाएगा, बहुत इजी जाएगा, आपको बहुत आराम से लिख लोगे, टाइम बचेगा एग्जाम में। आपको सब पता चलेगा कि कम टाइम में भी एक ऐसे कैसे निकाल दूं, वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। पर अभी प्रैक्टिस कर लो, आप टाइम वेस्ट मत करो। स्टैटिक पढ़ा है, रिवाइज करते रहिए, एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए, और 100 टॉपिक तो कम से कम लिख के जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, मैं बता रहा हूं, है ना। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करके रहिए। हमारा जो ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम हम लोग करते हैं वो भी करने का सोच रहे हैं, तो आप वहां पर आके ऐसे लिख कर इवैल्यूएट कराइए, देखिए आपकी कमी कहाँ है, उस पर हर एक एरिया में वर्क करते रहना है, आराम से बैठना नहीं है। अभी ये काम करने का टाइम है ना। तो क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल एंगल से टॉपिक पूछता है, तो यहां भी तैयारी करके रखिए। और रिकरिंग जो इस बार करंट, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, आजकल वर्ल्ड में जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात चलती है वहां पे प्रॉब्लम्स है। आज वर्ल्ड में आप देखोगे तो एंटी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स चल रहे हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स काम कर रहा है, ये न्यूज में बहुत चर्चित है। फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो ही रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो चल ही रहा है ना। इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलते जा रही है, एआई का तो रेस चल रहा है वर्ल्ड में, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत बर्निंग है। तो इसका तो ऐसे लिख के ही रखना चाहिए तैयारी करके, तभी तो एग्जाम में आया तो आपको लगे भाई मैंने तो ऐसे लिखा हुआ है, बस मुझे देखना है कि क्या उसमें और क्या अच्छा कर सकता हूं, बस काम हो गया। तो एआई टेक्नोलॉजीज हो गया, एआई की बात चल रही है आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा, वो हो गया। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आप देखोगे तो डायनेमिक हो रखी है, ग्लोबल वॉर बहुत चल रहे हैं, है ना। अभी आप देखोगे लेटली तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात बहुत ज्यादा चल रही है ना, है कि नहीं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बर्निंग थीम है। तो इन सारे टॉपिक्स पे ना आपको तैयारी करके रख लेना चाहिए पूरा, ये सारी एरियाज पे लिख लेना चाहिए। जो मैं 100 टॉपिक कह रहा हूं ना, जो मैं ग्रुप में शेयर करता हूं, या तो उसको लिखिए, या करंट अफेयर्स को आपको लग रहा है कि ये पूछ सकता है उसको निकालिए और लिखना शुरू करिए। 5 महीना टाइम वेस्ट नहीं करना है। लगभग 100 टॉपिक जब तक नहीं लिख लेते हो, आर्ग्यूमेंट, ऐसे और रिपोर्ट्स की शांति नहीं मिलनी चाहिए। या 3 महीने में लिख लो, फिर 2 महीना फिर आप रिवाइज करते रहना बैठ के, वो ठीक है, पर अभी लिख लो। मैं बता रहा हूं 5 मंथ्स है, बढ़िया टाइम यूटिलाइज कर लीजिए आप। ये मैंने बताया रिपीटर बच्चों के लिए। 5 महीना स्टूडेंट्स आपको 15 महीने का करंट अफेयर देखना चाहिए, टॉपिक निकालना चाहिए, 100 टॉपिक पे लिखना चाहिए, या फिर जो मैंने पिछले साल ग्रुप में शेयर किया है वो भी रिलेवेंट है अभी भी, है ना। और जो इस साल जो शेयर कर रहा हूं वो भी, दोनों को देख के उसमें से लिखना चालू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। सारे थीम उठा के देखिए कौन सा थीम पूछता है। क्लाइमेट चेंज का थीम है, ग्लोबल एंगल हुआ, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हुआ, है ना। उसके बाद और भी कोई जो आपको लग रहा है कि भाई ये, जैसे समझ के चलते हैं, पिछली बार ट्राइबल का बहुत चला, हो सकता है इस बार देखिए वुमेन का थीम, अभी वुमेन इलेक्शंस में वुमेन का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रहा है, तो मान लेते हैं कि इलेक्शन को और वुमेन सेंट्रिक, वुमेन और इलेक्शन का लेके कुछ आ सकता है ना, कि फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे कि दिल्ली में भी सीएम एक फीमेल को बनाया गया है, तो क्या है, फीमेल वोटर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है ना, तो फीमेल लीडर्स भी बढ़ रही हैं। तो ये एक थीम है, इस पे कुछ सोच के लिखना चाहिए, है कि नहीं।
ये पूछ सकते हैं रिपोर्ट्स में कि फीमेल वोटर पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज इन इंडिया इन लास्ट फ्यू इयर्स, आ सकता है रिपोर्ट, लिखना चाहिए। तो लिख के रखोगे तो तैयार रहोगे, है ना। जो कर रहा है मेहनत वो पूछ पा रहा है, जो कुछ भी नहीं कर रहा हो गवा ही रहा है। समझ लीजिए, बहुत बेसिक फंडा बता रहा हूं मैं आपको। अब आते हैं न्यू कमर के लिए। न्यू कमर अगले 150 दिन क्या करें, मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट। अगर आप न्यू कमर हैं, अभी जस्ट तैयारी में घुसे हैं, तो आप पेपर 1 की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं पहले उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, है ना। और जब आपको लगता है कि कोई चीज़ आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है ना, तो पहले आप आपका जो भी स्टैटिक सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ लो। आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। लास्ट 12 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको अच्छे से देख लो, ठीक है। और जो टॉपिक्स मैं ग्रुप में शेयर करता हूं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो मैं टॉपिक शेयर करता हूं उसको निकाल के देख के कम से कम उस टॉपिक पे लिखना शुरू करो आप। ऐसा कभी भी नहीं होगा आपको लगेगा भाई मैंने पेपर 1 पूरा पढ़ लिया हूं, अब लिखना चालू करता हूं। देखिए, यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, जो एग्जाम है, जो भी एग्जाम देना है, सबकी तैयारी ना होलिस्टिक एक ही साथ करना होता है, कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करना होता है ना। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के सब किताब पढ़ दूंगा फिर मैं लिखना चालू करूंगा। लिखना भी सीखने में समय लगता है, एक बार में नहीं लिखने लगोगे, है ना। एक टॉपिक लिख पाओगे, कंटेंट रहेगा, दूसरा टॉपिक लिख ही नहीं पाओगे। तो लिखने का प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, वो भी इंप्रूव करना पड़ता है, वो भी टाइम लेता है। तो अभी कम से कम 4 बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत बेटर ऑफ रहोगे, एग्जाम में पेपर कंप्लीट कर पाओगे। पर सोचोगे कि नहीं मैं तो लिख ही लूंगा, लास्ट में हो ही जाएगा, वहां प्रेशर हो जाता है, एग्जाम में प्रेशर होता है ना। टाइम कम होता है, कटिंग स्क्रिबलिंग का समय नहीं होता है, वहां कटपट करते रहोगे तो गया पेपर, है ना। तो मैं ये कहूंगा स्टैटिक सिलेबस आपका प्रिपेयर कर लीजिए, रीड कर लीजिए। अभी भी 3-5 महीना है, अपने एनसीईआरटीज को फिनिश कर लीजिए, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहिए, है ना। और साथ ही साथ एवरी वीक कोशिश करिए 1 या 2 टॉपिक पर मैं लिखूंगा, रिपोर्ट ही लिखूंगा, है ना, आर्ग्यूमेंट्स ही लिखूंगा, पर लिखना शुरू करो आप, है ना। और जो टेलीग्राम पे मैं शेयर करता हूं उसमें आप लिखिए। हम लोग बहुत ही जल्दी ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम शुरू करेंगे, उसमें आके लिखिए, है ना। और मैं आपसे कह दूं, जो नए बच्चे हैं पेपर 2 का एग्जाम देने सीधा एग्जाम में आके अगर टेस्ट पेपर लिखोगे, प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो क्या लिख पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आप कम से कम एक टेस्ट सीरीज पे एनरोल कर 1-2 बार घर पे बैठ के पूरा पेपर फिनिश करने के लिए देखिए आपका स्टैमिना है लिखने का या नहीं है ना। तो आपको टेस्ट सीरीज पे एनरोल करके भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि घर में आप बैठोगे, मोटिवेशन आता नहीं है तो कुछ करते नहीं है, बच्चे बैठे रहते हैं, एग्जाम का वेट करते रहते हैं। अभी एनरोल कर दोगे तो लिखना तो पड़ेगा ना, और लिखोगे, फीडबैक लोगे तो पता चलेगा क्या इंप्रूवमेंट है। तो अगले 5 मंथ्स में जो रिपीटर से मैंने बता दिया टॉपिक्स, 100 टॉपिक तो बिल्कुल भी लिख के प्रिपरेशन करते रहे, स्टैटिक्स और रिवीजन के साथ साथ 100 टॉपिक बिल्कुल खत्म करना है ना। और जो न्यू कमर्स स्टैटिक्स सिलेबस भी पढ़ते रहिए, करंट अफेयर 12 मंथ का देखते रहिए, और साथ ही साथ 1-2 कोशिश करिए 1 से 2 ऐसे या आर्ग्यूमेंट या रिपोर्ट जरूर लिखना है ना। ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम में ज्वाइन करके फीडबैक लीजिए और उस पर इंप्रूव करते रहिए, क्योंकि रातों रात इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। सेकेंडली, टेस्ट सीरीज में अभी से प्रैक्टिस शुरू करो, देखो आपका लिखने का स्टैमिना कितना है, कितना अच्छा कंटेंट है, क्या इंप्रूवमेंट कोई आदमी बता रहा है ना। और मैं आपको एक जाने से पहले एक चीज और बता दूं कि देखिए, यूपीएससी का जो एग्जाम है ना, सीएपीएफ का, वो एग्जाम अभी थोड़ा अपग्रेड हो रहा है, अच्छे लेवल के सवाल भी आते हैं, है ना। और क्वेश्चन आप देखोगे पिछली बार का पेपर 1 का भी सवाल अच्छा लेवल पे आया है ना। तो आपको भी अपना प्रिपरेशन अपग्रेड करना पड़ेगा। कभी ये मत सोचिए कि इस बार पिछली बार पेपर हारा गया तो इस बार इजी आएगा, कभी पेपर ऐसा होने वाला नहीं है। कंपटीशन बहुत भारी हो गया है। और मैं आपको बता दूं, सीएससी के बच्चे, सिविल सर्विस वाले बच्चे भी, वहां पे भी एग्जाम बहुत टफ हो गया है, सीसैट बहुत टफ हो गया है, तो वो बच्चे भी सीपीएफ आके लिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्कोप है नहीं, बिना मेहनत के काम नहीं बनने वाला है ना। और हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूट जो हो सकता है पॉसिबल वो तो कर ही रहे हैं, बाकी एफर्ट तो आपको भी तो लेना पड़ेगा, है ना। सब कुछ इंस्टीट्यूट ही थोड़ी सिखा देगा, आपको भी तो एफर्ट लेना पड़ेगा। तो हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं, पर जो मैं बता रहा हूं अगर आपने कर लिया ना, मैं आपको कह रहा हूं, लास्ट ईयर हमारे यहां से 4 टॉपर थे, है ना। तो
फीडबैक कोई लेता है तो मेहनत करता तो रिजल्ट आता है, मैं इतना बताऊंगा आपको। मैं जो बता रहा हूं आपने कर लिया तो मैं कह रहा हूं आपका काम बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट मेरी तरफ से यही था आज की क्लास में। बाकी जो भी और भी वैलिड इनपुट्स रहेगी मैं रेगुलर शेयर करता रहता हूं, आगे भी करता रहूंगा। मैं आपसे लास्टली जाने से पहले यही कहूंगा, यहां वहां भटकना नहीं है, सिलेबस को देखिए और अपनी स्टैटिक सिलेबस और करंट अफेयर्स को अपडेट करते करते अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे अभी से वर्क करना शुरू करिए। अगर आपने जो 100 टॉपिक तैयार किया है रिपीटर्स बच्चों, 5 टॉपिक भी आपके तैयारी की अगर वहां आ गए एग्जाम में तो आपका काम बन गया, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। 5 टॉपिक फटाक से लिख लोगे, बाकी पे टाइम बचेगा, उसको भी कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और न्यू कमर्स मैं आपसे कह रहा हूं स्टैटिक सिलेबस पढ़ते रहिए, 12 मंथ का करंट अफेयर देख लीजिए और अभी से हर हफ्ते 2 या 3 ऐसे लिखना, रिपोर्ट राइटिंग आर्ग्यूमेंट लिखना शुरू कर दीजिए, है ना स्टूडेंट्स। बाकी और भी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा ताकि आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो तो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर उसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।